G7 में पिछले 6 साल से लगातार भारत शामिल होता रहा है। अब 7वीं बार भारत इस शिखर सम्मेलन में शामिल होगा। हालांकि भारत G7 का सदस्य नहीं है, मगर वो बतौर आमंत्रित सदस्य इसमें शामिल होता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स अकाउंट के जरिए पुष्टि की कि कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने फोन कर उन्हें G7 का आमंत्रण दिया है। आपको बता दें कि भारत और कनाडा के बीच कश्मीर और खालिस्तान जैसे संवेदनशील मुद्दों पर मतभेदों के कारण इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस सम्मेलन में शामिल होना संशयपूर्ण होने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब इससे पर्दा हट गया है। कार्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन के लिए खुद फोन करके न्योता दिया, जिससे साफ जाहिर होता है कि उनकी सरकार संदेश देना चाहती है कि भारत, जो आज वैश्विक भू राजनीतिक मंच पर इतनी अहमियत रखता है कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनका बयान ही इस बात का संकेत है कि कार्नी ट्रूडो की खालिस्तान समर्थक नीति से दूरी बना रहे हैं। ट्रूडो के कार्यकाल में कनाडा की विदेश नीति घरेलू अल्पसंख्यक सिख राजनीति के दबाव में आकर गढ़ी जा रही थी, लेकिन कार्नी ने उस लाइन से हटकर राष्ट्रीय हित और वैश्विक कूटनीति को प्राथमिकता दी है। और इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता आदित्य द्विवेदी ने खास बातचीत की है विदेशी मामलों के जानकार जेके बंसल से। देखिए ये रिपोर्ट। G7 सम्मेलन होने वाला है और वो कनाडा में होने जा रहा है और उसमें भारत को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया गया है। इसमें क्या कुछ रहने वाला है, काफी विवादों में ये मामला रहा है। विपक्षी पार्टियों ने इसको लेकर के भाजपा पर हमला भी बोला था, केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया हुआ था। अब जबकि देश के प्रधानमंत्री को बुलाया गया है, तो कनाडा में आयोजित होने वाले G7 सम्मेलन में बुलाया जाना खास मायने रखता है, खासतौर से उस वक्त जब कनाडा इसका पूरी तरह से आयोजन कर रहा हो। तब बुलाया जाना भारत के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ हैं विदेशी मामलों के जानकार जेके बंसल जी। हम उनसे समझना चाहेंगे, सर, ये G7 जो सम्मेलन है, ये क्या कुछ है, इसमें कितने देश भाग लेते हैं स्थायी तौर पर? देखिए, G7 सम्मेलन जो है, इसके अंदर में 7 कंट्री हैं। पहले 8 होते थे। तो जो G7 है 1991 में बना था ये, और इसके अंदर में जो है आप देखिए, जो जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली, जापान, कनाडा और यूएसए। पहले इसमें रशिया भी होता था। G8 था ये, लेकिन 2014 में जब से रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया था, अपने में मिलाया था, उससे समय से रशिया को बाहर कर दिया गया था इससे। तो ये हर साल में एनुअल मीटिंग होती है हर कंट्री में। पिछली बार ये इटली में हुई थी, इस बार जो है ये होने वाली है कनाडा में। और इसके अंदर में बहुत सारे मुद्दे हैं ऐसे, खास करके ट्रेड के बारे में और जो एनवायरनमेंट के बारे में और जो व्यापार के बारे में होता है और इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में होता है। और खास करके ये देखिए, जो ये कंट्रीज हैं, ये 35% जो पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है, जो संपदा है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसके पास में होती है, इसलिए इसकी बहुत महत्वता हो जाती है। तो ये तो कंट्रीज में परमानेंट होते हैं, जो मैंने बताया आपको। इसके अलावा जो कंट्री हैं उनको इनवाइट कर लिया जाता है, इनमें इंडिया भी एक अहम कंट्री है। इसके अलावा साउथ कोरिया है, साउथ अफ्रीका है, ब्राजील है, इनको भी इन्वाइट कर लिया जाता है, कि जिससे कि जो है इसका दायरा बढ़ जाता है, जो उभरते हुए कंट्रीज हैं। क्योंकि वो जो दूसरे कंट्री हैं, वो G20 के भी कुछ मेंबर्स को इसमें इनवाइट कर लेते हैं ऑब्जर्व के रूप में। क्योंकि इंडिया के इस समय बहुत एक 5वीं क्या 4थी अर्थव्यवस्था बन गई है, जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है। तो इंडिया का हर जगह महत्व है, एक बहुत बड़ी सप्लाई चेन है। इन सब बातों को देखते हुए जो सभी कंट्री जो इसको करते हैं, महत्व देते हैं। पिछली बार आपने देखा था, जो इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी है, उन्होंने बहुत एक सम्मानपूर्वक हमारे प्राइम मिनिस्टर को रिसीव किया था और उन्होंने बहुत ही अच्छा अपना एक जो वक्तव्य दिया था। क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर पूरे वर्ल्ड की भलाई के लिए बात करते हैं, कोई अपने सेल्फिश इंटरेस्ट की बात नहीं करते। इसलिए भारत का इसमें सम्मान और एक बढ़ावा बहुत ज्यादा है। जी, इसके सर, हम अगर G7 के एजेंडे की बात करें तो इसमें व्यापार की तो आपने बताया ही, इसके अलावा डिफेंस को लेकर के भी ये लोग सुरक्षा माहौल अच्छा रहे एक विश्व में, कुछ इस तरह। तो क्या कुछ एजेंडा इस बार रह सकता है, क्या कुछ एजेंडा रहने वाला हो सकता है? देखिए, डिफेंस इसके अंदर नहीं होता, क्योंकि डिफेंस के लिए और बहुत सारे फॉर्म हैं। जैसे
क्वाड है, नेटो है, तो ये बेसिकली जो इकोनॉमीज हैं उसके लिए होता है। ये G7 और G20 बल्कि ये G7 जो है ये तो 1970 में बन गया था। ये G20 बना है 1991 में, जो मैं बता रहा था, क्योंकि बहुत सारे कंट्री हैं जिसके अंदर इंक्लूड हो गए। तो इसमें खास करके जो, जैसे मैंने कहा, जो इकोनॉमी, ट्रेड, टेक्नोलॉजी और इसके अलावा टेररिज्म वगैरह के लिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए इनकी बातें होती हैं, जो कि एक विश्व समुदाय के लिए बहुत जरूरी है, खास करके एनवायरमेंट, और जो जिससे कि ग्रोथ बढ़े, पूरे विश्व में व्यापार बढ़े। तो इन सबको देखते हुए इसका बहुत महत्व है। और ये हर साल जो है एक होस्ट कंट्री, जो भी मेंबर कंट्री हैं उनमें एक होस्ट होता है, और जो कुछ कंट्रीज, जो अपकमिंग कंट्रीज हैं, उनको इनविटेशन मिलता है, जिससे कि वो एक ऑब्जर्वर के रूप में रहते हैं। और इससे एक बहुत बड़ा मौका मिल जाता है। हमारे जैसे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे जाएंगे तो जो बहुत सारे कंट्रीज के और जो आएंगे राष्ट्राध्यक्ष, उनके साथ में बातचीत करने का मौका मिलेगा, और हर तरह की जो बातें हैं, और सभी इंडिया से इस समय बात करना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया एक उभरती हुई इकोनॉमी है, बहुत बड़ा मार्केट है। इन बातों को देखते हुए इसका जो है एक बड़ा महत्व है। और एक जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो लोकप्रिय है, और पूरे वर्ल्ड में उनकी बहुत एक इज्जत है, सभी उनको बड़ी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो इस प्रकार से ये एक बहुत बड़ी बात है, जो भारत को एक सम्मान दिया जा रहा है विश्व पटल पर। कनाडा में ये सम्मेलन इस बार हो रहा है, तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है इस बार भारत को ना बुलाया जाए। बुलाया गया, लेकिन देर से बुलाया गया। भारत से पहले किन और देशों को बुलाया गया है, और इस देरी की वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, जो भारत के अलावा जो जी समिट के परमानेंट मेंबर हैं उनको तो बुलाया गया, जैसे मैंने कहा, उसमें साउथ अफ्रीका है, साउथ कोरिया है, जो ऑस्ट्रेलिया है, इनको सबको बुलाया गया है। अब देर हुआ था, आपको सबको ये विदित है कि कुछ टाइम से जो पहले जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत तल्खियात बयान दिए थे, हमारे उनके संबंध बहुत खराब बिगड़ते जा रहे थे। लेकिन अभी जब से यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कारने आए, उन्होंने इसके महत्व को समझा, और उन्होंने कहा भी है कि भारत एक उभरती हुई इकोनॉमी है। उनसे सवाल भी पूछा गया कि जो निज्जर का केस है उसके बारे में क्या हुआ, तो उन्होंने कहा जैसे ये चल रहा है उसमें वो चलता रहेगा एक प्रक्रिया के दौरान में, लेकिन हम भारत बहुत एक अहम, उन्होंने भारत की बहुत तारीफ की है, और तारीफ करने के अलावा जो भारत को एक अहमियत दी है, तो अहमियत देने के हिसाब से ये भारत को बुलाया गया है। ये एक बहुत बड़ा कूटनीतिक जीत है भारत की, क्योंकि जो देखिए इनके बीच में एक बड़ा प्रॉब्लम है जो कनाडा के, तो कनाडा जो कुछ थोड़े बहुत सिख लोग हैं, उनका वोट हासिल करने के लिए वहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो उनको कई बार पीछे की तरफ रोकती है। और इसमें मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि जो सिख फॉर जस्टिस हैं, जो वो वहाँ पे एक अपना प्रदर्शन भी करना चाह रहे हैं, जो वो प्रोटेस्ट करेंगे, और वो थैंक्स दे रहे हैं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कारने को, जो सिख फॉर जस्टिस उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, कि उन्होंने हमें अलाउ कर दिया कि हम वहाँ पे जाकर प्रदर्शन कर सकें। और वो ये कहते हैं कि जो हम G7 के देशों को बताना चाहते हैं कि भारत की जो लीडरशिप है उनके ऊपर एक जो सैंक्शन लगाई जाए, और जो भारत ये कर रहा है वो ठीक नहीं है, और जो इसकी निज्जर की हत्या की गई है। लेकिन उनको ये भी बोलना चाहिए कि ये जो उग्रवादी ऑर्गेनाइजेशन है, अब से 40 साल पहले 1985 23 जून को जो है कनिष्क, एक जो एयर इंडिया का फ्लाइट थी, उसको ब्लास्ट किया था वहीं पे जो। तो इस तरह से देखते हुए अभी उनको तो अपना, लेकिन उनकी कोई अहमियत नहीं है, पर फिर भी एक जो कारने, जो प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने एक बैलेंस बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट तो हमारे भारत से उनको संबंध रखने का था, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स को देखते हुए उनको भी अलाउ कर दिया है। कुछ कंट्री ये जो करते हैं ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, वो चाहे यूके में ले लीजिए या यूएसए में ले लीजिए या कनाडा में ले लीजिए, उनको अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक उग्रवादी हैं और बहुत थोड़े से लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप यहाँ देखिए कि भारत में किस तरह की कोई, सभी सिख कितने खुश हैं, हमारे जो सिख भाई हैं, और वो हमेशा इनका सबकी जो निंदा करते हैं कि जब से अब देखिए कितने सारे जो हमारे जो सिख उसमें पॉलिटिक्स में भी हैं, तो उन सबको देखते हुए ये अभी उन एक उग्रवादी संगठन या ये टेररिस्ट एक है, जो अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ करते रहते हैं। असल एक बात और समझना चाहेंगे आपसे कि प्रधानमंत्री मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने, 2019 से शायद इस समिट में उन्होंने जाना शुरू किया हुआ था, तो अभी तक कितने बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये समिट में शामिल हो चुके हैं? जिससे इसका आंसर तो आपने ही दे दिया कि 2019 से अभी तक उनको बुलाते रहे हैं, और उसके बुलाते रहने का जो पिछले साल इटली में हुआ था उसमें बुलाया, जापान में हुआ था वहां पे भी बुलाया गया उनको, जर्मनी, यूके, जितने भी कई कंट्रीज हैं यूएस से, जिसमें पिछले लास्ट समझिए 6 साल में हुआ, तो हर बार उनको बुलाते रहे हैं। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है एक ऑब्जर्वर के रूप में, क्योंकि जो कंट्री इसमें
योगदान देते हैं उनको ही बुलाया जाता है, हर एक देश को तो नहीं बुलाया जाता। अभी आप यूं देखें तो देखिए चाइना एक बड़ी इकोनॉमी है लेकिन उनको नहीं बुलाया, ना तो वो मेंबर है चाइना, हालांकि चाइना G20 का मेंबर है लेकिन चाइना को इसमें नहीं बुलाया जाता। चाइना एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बावजूद भी चाइना को नहीं बुलाया जा रहा है, या चाइना को अहमियत नहीं दी जा रही है, और जो इंडिया को अहमियत दी जा रही है, एक बहुत बड़ा हमारे लिए फख्र की बात है। सर एक बात और कि वहाँ पर जैसे आपने जिक्र किया कि वहाँ पर सिख फॉर जस्टिस, जस्टिस फॉर सिख फोरम है, इस तरह से मूवमेंट कनाडा में चलता रहता है, जिसकी वजह से इस बार ये अंदाजा लगाया जाता है कि हो सकता है भारत को ना बुलाया जाए, लेकिन फिर भी बुलाया गया। तो क्या कनाडा की सरकार, जैसे डूडो थे इससे पहले प्रधानमंत्री, वो उसके दबाव में तमाम गलत निर्णय करते रहे, भारत विरोधी निर्णय करते रहे, इस बार वो चीज साफ होती दिख रही है? बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। जस्टिन ट्रूडो और इनके फादर भी जो थे वो भी एक पॉलिटिशियन थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उनके समय भी जो इस तरह की गतिविधियां हैं जो सिखों के लिए और जो भारत के अगेंस्ट में होती रही वो हुई, और बहुत सारे उन्होंने ऐसे बयान दिए जो कि उन्हें नहीं देने चाहिए थे जस्टिन ट्रूडो ने, इसलिए तल्ख हमारे संबंध उनके साथ हो गए थे। लेकिन जब से ये प्राइम मिनिस्टर कारने आए, इन्होंने पूरी अहमियत को समझा और समझने के साथ में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को वहां पे बुलाया, जिससे कि सबके साथ में इंटरेक्शन होगा। हो सकता है जो इस दौरान में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जाएंगे, वर्ल्ड के वो लीडर्स है जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप है, उनसे भी जो बायलैटरल मीटिंग भी हो सकती हैं, जिस जैसे अवसर होते हैं, इस तरह की जो समिट होती हैं, उसमें एक बहुत अच्छा मौका मिलता है कि हम अपने संबंध, उसमें ट्रेड और जो टेक्नोलॉजी है और जो व्यापार है और जो इकोनॉमी है, उसके बारे में हम दूसरे देशों से संबंध बढ़ा करके इसको कर लिया जाए। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है जो हमको भारत को मिला है, और इसका शुक्रिया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी किया है, और उनको एक बहुत बड़ी फख्र की बात है। और प्राइम मिनिस्टर ने जो है कारने को एक उनको जो है कांग्रेचुलेट भी किया, बधाई भी दी है प्राइम मिनिस्टर बनने पे, तो ये एक अच्छी बात है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर तो हर जगह जहां भी जाते हैं अपनी छाप छोड़ देते हैं। क्या माना जाए, प्रधानमंत्री वहां जाएंगे तो तय बात है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे, राष्ट्रपति ट्रंप से भी मुलाकात होगी, साथ सशक्त विश्व के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनसे भी मुलाकात होगी, तो उसमें किस तरह का एक रोल प्ले कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी वहां पर उनसे? देखिए, उस मंच पर सिंदूर का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, मुझे ना तो कोई कंट्री वहां पे पूछेगा, ना हमने कोई इसका बात करनी है। ये तो एक फालतू का जो है जो सिंदूर था, हमने एक हमारे निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या की थी, तो पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने हमने ध्वस्त कर दिए थे, और उनको देश को, पूरे वर्ल्ड को ये समझाने की कोशिश की, जिसमें हमारे साथ डेलीगेशन गए डिफरेंट कंट्रीज में, वर्ल्ड के सभी जगह में गए, और उनको समझाने की कोशिश की कि पाकिस्तान किस तरह से एक्सपोर्ट करता है टेररिज्म को। तो वो जो बातें वहां पे हो गई, ये जो फोरम वहां पे नहीं है इस तरह का। हो सकता है कोई अगर मुद्दा उठाया जाए टेररिज्म का, तो उसको जो है हाँ, टेररिज्म का मुद्दा भी उठाया जा सकता है। इन जनरल एक टेररिज्म का जो विश्व में टेररिज्म फैल रहा है पूरे, वो मुद्दा उठाया जाए तो उसमें अपना कोई पक्ष या इस बात में हो जाए, पर स्पेसिफिकली मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में ना ही तो भारत इंटरेस्टेड होगा टू बात करने के लिए, ना ही कोई कंट्री इंटरेस्टेड होगा सिंदूर के बारे में, क्योंकि ये यहाँ पे भारत के और पाकिस्तान के बीच में द्विपक्षीय था। उन्होंने टेररिस्ट भेजे, हमने उनके टेररिस्ट को जो ठिकानों को नष्ट कर दिया। उन्होंने जब हमारे ऊपर में दोबारा कोशिश करी तो उनके हमने जो जितने भी HQ-916 जो उनके चाइना के दिए हुए एयर डिफेंस सिस्टम थे, उनको ध्वस्त करके उनके 11 ठिकानों को नस्ते नाबूद कर दिया गया, ये जो बेसिस हैं उनके। तो इस प्रकार से भारत ने उसको कर दिया। फिर उनके रिक्वेस्ट करने पर, उनके जो DGMO ने जब रिक्वेस्ट किया पाकिस्तान के, तो और वो इस बात को कहा कि प्रार्थना जब वो करने लगे तो भारत ने प्रार्थना एक्सेप्ट कर ली। अमेरिका का टैरिफ खासा विवादों में चल रहा, तमाम देश भी इसका विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें अमेरिका की मनमानी सामने आ रही है। तो क्या इस समिट में सभी देश मिलकर के इसको मुद्दा बना सकते हैं, इस पर अमेरिका को घेरने की कोशिश करेंगे, या इस पर कोई चर्चा? नहीं, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, ये जो टैरिफ का है, और टैरिफ एक ऐसी चीज है जिससे बिजनेस से कंसर्न है, और जो जैसे मैंने आपको कहा कि G7 में 35% जो है वो वर्ल्ड की वेल्थ है, और जो G20 के कंट्रीज भी काफी कुछ इसमें होते हैं। जो G20 हालांकि अलग फोरम है, उसका 2023 में हमने उसके अध्यक्षता की थी, भारत में बड़े सफल अध्यक्षता रही। ज्यादातर जो कंट्री हैं जो G20 में भी हैं वो भी इसमें इन्वाइट होंगे। जब इसमें इन्वाइट होंगे, और जो G20 है वो 75% जो है वर्ल्ड की
पॉपुलेशन और 85% वेल्थ को कंट्रोल करता है, तो ये मुद्दा जरूर उठेगा। और इसमें मुद्दे में कुछ कंट्री हैं जिन्होंने पहले भी इसको उठाया है और अब भी ओपनली इस फॉरम में उठाएंगे। हालांकि मुझे नहीं लगता कि भारत इस मुद्दे को उठाएगा, क्योंकि भारत जो है अपने हिसाब से अपने बायलेटरल बात के जरिए इसको उठाने की कोशिश करेगा, या जो बात करने की कोशिश करेगा उसको एक जनरलाइज प्लेटफॉर्म पे भारत नहीं उठाएगा, क्योंकि भारत की कूटनीति बहुत एक खास है इस समय, जो भारत के हित में होता है। हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से, जयशंकर प्रसाद जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसमें। तो इस वजह से जहां तक मेरा अपना मानना है कि ओपनली भारत इसको नहीं उठाएगा, और अगर कोई ऐसा बात हुई तो अपने विचार व्यक्त कर सकता है अगर ऐसी जरूरत पड़ती है। और हो सकता है बायलेटरल मीटिंग के दौरान में जो प्रेसिडेंट ट्रम्प से इस तरह की कोई बातें हुए तो वो एक क्लोज डोर मीटिंग होगी, उसमें हो सकता है इस तरह की बातों के ऊपर डिस्कशन किया जाए। जी। अभी हमारी आपसे बात हो रही थी तो आपने जिक्र किया कि वहां पर जो आतंकवादी संगठन है जो ताल्लुक रखते हैं खालिस्तान मूवमेंट से, वो हो सकता है किसी तरह का विरोध प्रदर्शन कर सकें, और जो प्रधानमंत्री वहां होंगे कनाडा में, तो इस तरह के क्या विरोध प्रदर्शन के कुछ चांसेस हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो उन्होंने प्रदर्शन करने के लिए परमिशन मांगी थी, वहां की गवर्नमेंट ने उनको परमिशन दे दी है, और जो ऑर्गेनाइजेशन है सिख फॉर जस्टिस, उन्होंने इसका धन्यवाद भी वहां के प्राइम मिनिस्टर को किया। तो ये जो है मुझे लगता है कि वहां के प्राइम मिनिस्टर की या वहां की गवर्नमेंट की एक पॉलिटिकल मजबूरी है अपनी वोट बैंक करने के लिए, तो वो अपना प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन में वो यही कहते हैं कि जी हम जो लीडर्स हैं उनको जो है जो निज्जर की हत्या के जिम्मेवार इंडिया है, इंडिया की लीडरशिप है, और इंडिया की लीडरशिप के ऊपर में सैंक्शन लगाया जाए, इस तरह की मांग वो कर रहे हैं। करने के बाद में जो हालांकि इतनी अहमियत उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर कनाडा ने इतनी अहमियत नहीं दी उनको अहमियत नहीं दी, इसलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया, जबकि ट्रूडो ज्यादा अहमियत देते थे और ट्रूडो ने भारत के साथ संबंध खराब कर लिए थे। जो प्राइम मिनिस्टर कार्नी ने इस बात को समझा कि भारत की क्या अहमियत है, और वो उसको देखते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर को बुलाया और सब कुछ होएगा। हालांकि मैंने जैसे कहा कि भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, जो कि मैं समझता हूं कि उन्होंने पूरी इंश्योर की होगी, और जो हमारी भारत की एम्बेसी है उसने भी इस चीज को इंश्योर किया होगा। और अपने जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये होगी किसी तरह से सुरक्षा में चूक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो इनका कुछ भरोसा होता नहीं है, तो इसलिए बहुत जरूरी है। जैसे सर आपने कहा कि वहां की सरकार ने परमिशन दी हुई है कि वो विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं खालिस्तानी मूवमेंट वाले, प्रधानमंत्री हमारे वहां होंगे। एक तरफ तो प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया, भारत को बुलाया गया G7 समिट में, और दूसरी तरफ प्रदर्शन की परमिशन भी देना। ऐसे में भारत और कनाडा के बीच संबंध परवान चढ़ेंगे, जहां हैं वहां ठहरे रहेंगे, या और धरातल में जाएंगे? देखिए संबंध तो बढ़ेंगे, क्योंकि कोई प्राइम मिनिस्टर कार्नी या कनाडा की सरकार इतना फेवर में नहीं है कि वो खालिस्तान में, मैंने जैसे कहा कि वो तो उनकी पॉलिटिकल मजबूरी है कुछ वोट के लिए, जबकि भारत उनके लिए बहुत अहम है। कनाडा के लिए जैसे भारत एक उभरती हुई इकोनॉमी है, हमारे साथ बहुत तरह के ट्रेड हो सकते हैं, भारत बहुत बड़ा एक मार्केट है, उन सबको देखते हुए। और तो और ये देखिए कि हमारे स्टूडेंट जाते हैं वहां पे जो कनाडा के अंदर में, उनसे उनका बहुत रेवेन्यू होता है। अगर भारत चाहेगा तो फिर वो स्टूडेंट नहीं जाएंगे, जब वो स्टूडेंट नहीं जाएंगे या जितने भी यहाँ से मैन पावर ले जाते हैं तो उनका तो भट्टा मतलब बहुत ठप हो जाएगा, उनको बहुत नुकसान होगा, हर एंगल से होगा, ट्रेड से होगा, इकोनॉमी से होगा, मार्केट से होगा, हर तरह से। तो इन सब बातों को देखते हुए वो संबंधों को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और संबंध और ऊंचे अच्छे, क्योंकि भारत एक पॉजिटिव विचारों का कंट्री है। जो हमारे साथ संबंध बढ़ाता है हम उनके साथ संबंध बढ़ाते हैं, और जो हमारे साथ में वैसा कोई व्यवहार करता है तो हम उसकी परवाह करते नहीं। उसमें चाहे आप तुर्की ले लीजिए, मलेशिया ले लीजिए, और पाकिस्तान तो हमारा आर्क राइवल है ही, और अजरबैजान ले लीजिए। तो इस तरह से भारत के संबंध जो है वो मुझे लगता है काफी ऊंचाइयों पे जाएंगे कनाडा के साथ में। वहां पे डेमोक्रेसी है, इंडिया के अंदर में भी डेमोक्रेसी है, और एक पॉजिटिव सोच के प्राइम मिनिस्टर वहां पर आए हैं। और आप एक बात और समझिए कि आज की तारीख में जिस तरह से कनाडा के और यूएसए के संबंध खराब होते जा रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद, तो उनको इंडिया की और ज्यादा जरूरत है। तो इंडिया के साथ, इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। इन सब बातों को देखते हुए कनाडा जरूर जो है भारत के साथ संबंध बढ़ाना चाहेगा, और भारत तो हमेशा किसी भी पॉजिटिव चीज को एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। एक सवाल अहम हो जाता है, टैरिफ की घोषणा करने के बाद ट्रंप और मोदी की ये
पहली मुलाकात होगी। इसके अलावा ये ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, भारत पाकिस्तान की जो तनातनी हुई, इसके बाद ट्रंप के कई बयान आए, जो बयान भारत को चुभे, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं बोला, भारत ने हमेशा यही कहा कि वहां के सेना ने गुहार लगाई, बात की, तब जाकर के सीज फायर हुआ है। इसको लेकर के ट्रंप और मोदी जब मिलेंगे तो किन किन बातों पर इन लोगों की बात हो सकती है आपस में? मुझे लगता है ये तो बात अब बाईगोन होगी, पीछे छूट गया है, इसके बारे में कोई बात नहीं होगी। उन्होंने अपनी तरफ से बयान दिए, हमारी जो है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने उसका खंडन कर दिया और सारी दुनिया को विदित हो गया कि ये पहला फोन जो है वो आया था उनके डीजीएमओ से पाकिस्तान के। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फोन किसने किया। फोन किया पाकिस्तान ने। जब पाकिस्तान ने फोन किया और उन्होंने गुहार लगाई, तो अब देखिए इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि हमने तो उसको एक्सकलेट करने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि ये कहा था कि जब ठिकाने टेररिस्ट के ध्वस्त कर दिए उसके बाद में भारत का कोई मंशा नहीं था, उनको बोल भी दिया था, बल्कि पाकिस्तान को हमारी मदद करनी चाहिए थी। इंडिया की भी इच्छा है, जो टेररिस्ट को आप खत्म कर रहे हैं हम भी आपकी मदद कर देते हैं। लेकिन उन्होंने जो रिटेलिएट किया उसका मुंह तोड़ जवाब भारत ने दिया। जब उनके 11 ठिकाने ध्वस्त हो गए और ठिकाने ध्वस्त होने के बाद में जब उनको लगा कि हमारी पूरी एयर डिफेंस खत्म हो गई है और अगर कुछ चला तो ये आगे हमको खत्म कर दिए, तो रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के खड़े हो गए पाकिस्तान और उनके डीजीएमओ का फोन आ गया। तो डीजीएमओ का फोन आ गया तो हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो इसमें तो अभी ये कोई मुद्दा ही नहीं है। अभी जो प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में ऐसा डिस्कशन नहीं आएगा, मुझे पूरा उम्मीद है। और बहुत सारी चीजें हैं आगे, व्यापार है, डिफेंस है, वो भी ये चाहते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अमेरिका ये चाहता है कि हम उनके डिफेंस के हथियार खरीदें, और उसमें खास करके जो उनका F-35 एयरक्राफ्ट है, जिसको वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि भारत उसको खरीदे, जबकि हम Su-57 जो रशिया का है उसको, वो भी दोनों कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अपनी अपनी दोनों की अच्छाई भी है, कुछ कमियां भी हैं, लेकिन बात यह है कि जो ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता है, जो अमेरिका और इंडिया चाहता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, तो रशिया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, और यहां तक भी मेरे ख्याल से वो तैयार हैं कि उसका जॉइंटली कोलैबोरेशन में इंडिया में बनाया जाए, और उसकी कीमत भी आधी है जो F-35 है। तो इस तरह की बातें हैं, ट्रेड की बातें हैं, वेपन्स की बातें हैं, क्वाड की बातें हैं। क्वाड के भी कंट्री के कुछ होंगे, वहाँ जापान होगा और ऑस्ट्रेलिया भी होगा और इंडिया भी है। तो उस तरह की बातें ट्रेड की होंगी, और इसके बारे में, सिंदूर के बारे में कुछ बात नहीं होने का कोई मेरे ख्याल से मुद्दा या मतलब बनता नहीं। बस आखिरी सवाल एक समझना चाहेंगे, G20 भारत का यहाँ पर आयोजन हुआ, भारत ने अध्यक्षता की, सबने देखा था, बहुत सफल आयोजन रहा, आपने भी कहा। G7 किस तरह से डिफरेंस है, क्या कुछ अंतर है इन दोनों आयोजनों में? देखिए, सिर्फ अंतर ज्यादातर देखा जाए कि सिर्फ नंबर का है, बाकी दोनों के जो हैं मुद्दे वही हैं जो G7 में। जब G7 जैसे मैंने बताया कि 1970 में बना था ये, और तो इसमें कुछ कंट्री सबको इंक्लूड नहीं किया गया। फिर 1991 में G20 बन गया, तो G20 में बहुत ज्यादा कंट्रियों को और कंट्री को भी ले लिया, 13 और कंट्री 12 कंट्री ऐड कर दिए गए, और एक यूरोपियन यूनियन। तो उसके अंदर में 19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन है G20 के अंदर में। मुद्दे वही हैं, डिस्कस वही होते हैं। वो ज्यादा G20 ज्यादा बड़ा है, ज्यादा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ज्यादा वर्ल्ड की इकोनॉमी को, वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने बताया कि 75% वेल्थ को वो करता है, जबकि G7 जो है वो 35% को करता है। तो सिर्फ ये लार्जर स्कोप है, और वर्ल्ड एक पटल पे आके सबके हित इसमें जो हो जाते हैं। और ज्यादातर ये जो बने थे G20 और G7, ये बेसिकली अमेरिका का अपना इन्फ्लुएंस अदर कंट्रीज के लिए, जो आप अगर उसको देखें, मैं अभी स्टडी कर रहा था कि अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए ये बने थे ग्रुप। तो इसमें अमेरिका अपने कुछ प्रभावित करने के लिए, अपने फेवर में कुछ करने के लिए इस तरह के जो है ये ग्रुप बनाएंगे। ये थी खास बातचीत रिटायर्ड मेजर जनरल जेके बंसल जी से, जो विदेशी मामलों के जानकार भी हैं। इन्होंने एक एक प्रश्न का बहुत ही अच्छे से, विस्तार से जवाब दिया। एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि G7 में भारत कनाडा में कार्यक्रम का आयोजन होने के बाद भी पहुंचा है, उसको आमंत्रित किया गया है। ये भारत की बड़ी कूटनीतिक सफलता है। और एक बात और भी समझ में आ रही है कि अब कनाडा में भारत विरोधी जो स्वर उठते हैं, उनको भी धीमे धीमे विराम लगेगा।
ट्रंप से मुलाकात होगी। तय बात है कि उसमें जब भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप आपस में मिलेंगे, बैठेंगे तो बात करेंगे, तो कारोबार को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं होंगी। और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जो अनाप शनाप अनर्गल बयान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देते रहते हैं, शायद उस पर भी अब पूरी तरह से फुल स्टॉप लग जाए। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।